हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और जो मैंने कल टेस्ट अपलोड किया था साइंस का सुपर सीरीज, उसमें आप जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जितने भी ईमानदारी पूर्वक अटैम्प्ट लिए हैं, कृपया आज मैं उसका आंसर कराने वाला हूँ। आप आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप अपना भी जो टेस्ट दिए हैं उसको आप लोग लेके बैठ जाइएगा। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? आपके सामने ऑप्शन है 1969, 1971, 1983 और 1991। तो इसका आंसर आप लोग टिक कीजिएगा 1971, ऑप्शन नंबर बॉल। क्या टिक कीजिएगा? ऑप्शन नंबर बॉल। ठीक है, ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र आपको पता है, मैं कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ाया हूँ कि त्वरण ए बराबर क्या होता है? भी माइनस यू बटा टी। ठीक है, ए होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण होता है। और त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इसको लिख सकते हैं वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग अब बटा कुल समय, कुल समय। ठीक है, तो यही इसका शॉर्ट रूप हो जाता है ए बराबर भी माइनस यू अपॉन टी। तो ये त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, ये फार्मूला आपका है, देख लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बीमा MLT-2 किसके अनुरूप होता है? तो बीमा MLT-2 जो होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया था और इसका ऑप्शन नंबर भी ए हो जाएगा। MLT-2 किसके अनुरूप है? तो बल का। किसका है? बल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रक वेक्टर क्वांटिटीज हैं? तो वेक्टर मात्रक भी आप लोग को बहुत अच्छा से बताया गया है, क्योंकि वेक्टर मात्रक में क्या होता है? बल, विस्थापन, बल विस्थापन वेग, त्वरण, संवेग, आवेग। आवेग, ये सभी सदिश राशि हैं। इसको छोड़ करके अगर कोई भी ऑप्शन दिखाई देता है तो वो सब क्या है? अदिश राशि है। बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग सदिश है, बाकी सब अदिश है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है सदिश राशि। और सदिश राशि कौन होगा? तो इसमें देखिए बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। देखिए तो इसमें कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है, क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो मैं भी कितना बार इस कंसेप्ट को बताया हूँ कि जब गतिज ऊर्जा कहेगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी की बात करेगा तो उसका 4 गुनी, 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 mv²। इसको काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, अगर गतिज ऊर्जा दोगुना कहेगा, क्वेश्चन में क्या कहा है कि वस्तु की चाल, जब एक वस्तु, दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिखाई दे रहा है? चलिए, जब एक चल वस्तु की गति को क्या कर दी गई है? दोगुनी कर दी गई है, तो इसका गतिज ऊर्जा, तो गति जब दोगुनी होगी, गति दोगुनी तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी। याद रखिएगा, कितनी गुनी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अगर द्रव्यमान दोगुना कहेगा, द्रव्यमान, तो गतिज ऊर्जा 2 गुना ही होगा। कितना होगा? 2 गुना ही होगा। ठीक है,
तो इतना चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 2, तो इसका गतिज ऊर्जा क गुनी हो जाएगा, चाल दिया है तो इसका हो जाएगा 4 ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान क्या होगा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना है। ऑप्शन ए नंबर में है 14 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी नंबर में है 21 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी नंबर में है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग जो दिया है ना 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। याद रखिएगा क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और इसको हमको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, बदलना है ना जी। तो 54 गुने 5/18, 18 तिहाई 54 यानी 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए तो 15 मीटर प्रति सेकंड कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बताइए। अगर ऑप्शन किस में 14, 21 और 15 है ना, 15 मीटर प्रति सेकंड को टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। कौन सा बल जो है वो क्षयकारी बल है, जो क्षय करता है, जो विरोध करता है उसको क्षयकारी बल कहते हैं। तो क्षयकारी बल कौन सा है, आप लोग बताइए कि क्षयकारी बल में आप लोग कौन सा ऑप्शन को टिक किए हैं। ठीक है, क्षयकारी बल हो जाएगा आपको घर्षण बल। घर्षण बल हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, क्योंकि ये गति का विरोध करता है। जब भी घर्षण बल होती है तो कोई ना कोई उसमें वस्तु का हानि पहुंचता है या गति का विरोध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रम क्या मापता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य को मापता है। क्या मापता है एंगस्ट्रम, तो तरंग दैर्ध्य को। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन है 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, 1 एंगस्ट्रम बराबर व्हाट। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। इसको आप लोग याद कर लेंगे। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, और एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो तरंग दैर्ध्य को मापता है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल और समय। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। किस में होती है जी, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। तो इसके लिए आवृत्ति सीमा कितनी होती है, तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर लगाइएगा 20,000 हर्ट्ज, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, समान आवेशों में होता है। समान आवेश जब भी कहेगा तो समान आवेश में क्या होता है, समान आवेश में विकर्षण होता है। क्या होता है जी, समान आवेश में विकर्षण होता है, क्योंकि प्लस और प्लस रहेगा तो इसमें क्या होगा, तो इसमें विकर्षण होगा। क्या होगा, विकर्षण होगा। अगर माइनस माइनस रहेगा तो इसमें भी विकर्षण होगा। ठीक है, और विपरीत आवेश रहेगा यानी प्लस और माइनस, तो इसमें होगा आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण। ठीक है, और माइनस प्लस रहेगा तो इसमें भी आकर्षण होगा। ठीक है, समझ में आया। यानी समान आवेश विकर्षण और विपरीत आवेश आकर्षण, प्लस प्लस विकर्षण, प्लस माइनस माइनस विकर्षण और प्लस माइनस आकर्षण। तो इसमें क्या कहा है जी, क्वेश्चन कहा है कि समान आवेश, समान जो चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा, आपको समान आवेश विकर्षण करेगा। अगर प्लस माइनस रहेगा, असमान आवेश कहेगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आकर्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। क्या पूछा गया है, अर्धचालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप 11 का आंसर देखिएगा, बहुत बारीकी से लगाइएगा क्योंकि एक क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाला है। ठीक है, तो देखिए जर्मेनियम, सिलिकॉन और आर्सेनिक। क्या है, जर्मेनियम, सिलिकॉन
और आर्सेनिक, ये तीनों अर्धचालक है, लेकिन सेलेनियम जो है ये हमारा अर्धचालक नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। समझ में आया? चलिए आप कमेंट में बताइएगा कि आपका टोटल क्वेश्चन कितना करेक्ट हुआ। ठीक है, एक करेक्ट आंसर आप जब बताइएगा तो आपको भी लगेगा कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी हो गई है कि ना। और भी अपने तैयारी को बेस्ट कीजिएगा। मैं आपको इस सप्ताह में ये टेस्ट ले लिया, फिर हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद फिर मैं टेस्ट लूँगा। ठीक है, तो आप अगर 10th क्लास के विद्यार्थी हैं और इस साल एग्ज़ाम देना है तो आप कम से कम हमारा 15 टेस्ट आप लगा लीजिए। आपका साइंस का एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बाहर से नहीं आएगा। ये वीडियो आप देखिएगा और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी कंटेंट हम डालेंगे तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। और एक और चीज़, आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि आपके शेयर से ही हम आपको अच्छा चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल इस चैनल पे किसी भी सब्जेक्ट का टेंशन ना लीजिए, खासकर साइंस का तो विशेष तैयारी मैं कराऊंगा। अगर आपको लगता है कि मुझे 40 में 40 ऑब्जेक्टिव करना है और साइंस में अच्छा मार्क्स लाना है, तो आप इस चैनल से जुड़िए और अपना तैयारी बहुत बेस्ट कीजिए, क्योंकि अब हम आपके सिवा, मतलब समझिए कि इस सब्जेक्ट के सिवा हम कोई सब्जेक्ट को अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वो अलग से आपको बताऊंगा, लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए आप इस चैनल को जुड़ जाइए। और साथ ही में एक और मेरा चैनल है, जिस चैनल का नाम है गूगल मैथ्स, जिस पे स्पेशल आपको मैथ्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम बहुत करीब है, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें और पढ़ाई अच्छा से करें, क्योंकि आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपका परिणाम अच्छा होगा। तो चले अगला क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर है 12। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए आप, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट, केल्विन किसका यूनिट होता है? केल्विन किसका सही मात्रक होता है? तो तापमान का सही मात्रक होता है केल्विन। पदार्थ का परिमाण का सही मात्रक होता है मोल। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है, और अर्घ किसका सही मात्रक होता है? तो अर्घ होता है आपको, ये होता है जूल। कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर जब पढ़िएगा तो उसमें आपको जूल, ठीक है, तो जूल को ही 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ, ठीक है, उसके बराबर एक क्वेश्चन होता है। और ए जो है आपका ऑप्शन नंबर ई, इसमें 5 ऑप्शन है तो इसका ई नंबर आंसर सही है, क्योंकि विद्युत इलेक्ट्रिक करंट का सही मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या होगा, किसका आंसर क्या होगा? एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को किस धारा में? दिष्ट धारा में। तो फिल्टर के द्वारा तो नहीं चेंज किया जाता है, लेकिन रेक्टिफायर के माध्यम से चेंज किया जाता है प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में। और मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और ट्रांसफार्मर जो होता है निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने का काम करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। ठीक है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना आपको? चलिए अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक किसकी है? किलोवाट घंटा जो है एक किसकी इकाई है, तो आपको बताना है। ठीक है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो आप बताइए, विभवांतर, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा। और ऑप्शन नंबर डी है विद्युत विभव। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में कुछ हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक होता है, शक्ति का
SI यूनिट जो होता है वह होता है आपको वाट। क्या होता है जी? वाट। ठीक है। मशीनों की शक्ति किस में मापी जाती है? मशीनों की शक्ति को किस में मापी जाती है? तो उसको भी HP में मापी जाती है। HP क्या किस में मापी जाती है? HP में। और एक HP बराबर क्या होता है? HP का फुल फॉर्म होता है हर्स पावर। क्या होता है? हर्स पावर। एक HP बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। कितना होता है जी? 746 वाट होता है। एक HP में कितना होता है? 746 वाट होता है। और 1 वाट सेकेंड में कितना होता है? 1 वाट सेकेंड बराबर कितना होता है? तो 1 वाट गुने 1 सेकेंड। क्या होता है जी? गुने 1 सेकेंड। इसको सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो इनके बराबर होता है 1 जूल। यानी वाट सेकेंड को क्या कहते हैं? 1 जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 जूल। ठीक है। तो 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। कितना होता है? 3600 जूल होता है। और 1 किलोवाट हावर बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट हावर बराबर होता है 1000 वाट। कितना होता है जी? 1000 वाट। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग जाने। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कृपया इसका नोट्स अपने कॉपी में बना लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। ठीक है। फिर से मैं बता दूं कि शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। मशीनों की शक्ति किस में मापी जाती है? HP में मापी जाती है। एक HP बराबर होता है 746 वाट। 1 वाट सेकंड बराबर होता है वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है जी? तो 1000 वाट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कहा है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तब विभवांतर का SI तो नहीं होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक नहीं होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। तब विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक होता है किलोवाट घंटा। आपके घर में जो बिजली लगी है उसको किस में मापा जाता है? किलोवाट घंटा में मापा जाता है। देखिएगा आपके जो मीटर है उस पर 1 किलोवाट घंटा इस तरह कुछ लिखा होगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। अब देखिए 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा का मान आप जानते हैं 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। 3.6 × 10 के पावर 3 जूल। फिर कह रहा है कि 10 जूल। फिर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर D 15 जूल। तो इसका आंसर आप बताइए। 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। कितना होता है जी? 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। कितना होता है? 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। फिर हम लोग समझेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 के पावर 6 जूल कितना होता है? क्यों होता है? तो बताइए कि मैं लिखाया आपको कि 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। कितना होता है जी? 3600 जूल। ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1000 वाट। तो इसको हम कितना से गुना कर देंगे? 1000 से गुना कर देंगे। तो 1 वाट घंटा बराबर 3600। अब 1 किलोवाट हो गया। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो गया? तो 36 × 10 के पावर 5 जूल लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक अंक के बाद दशमलव अगर देते हैं तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 दशमलव उड़ा दें, एक दशमलव कर दिए तो इसके बाद एक पावर इसका बढ़ जाएगा तो 10 के पावर 6 जूल। इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं क्या? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। ठीक है। इसलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ये सारे मान याद होनी चाहिए फैक्ट। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपका क्वेश्चन कितना सही हो रहा है। टोटल अटेम्प्ट आप कितने लिए थे और उसका आंसर कितना आया आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है
डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है, डायनेमो का काम क्या है, मैंने अभी मोटर का काम बताया और डायनेमो का काम क्या है। तो जो होता है ना, मोटर होता है, तो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी मोटर जब भी क्वेश्चन कहेगा, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, मोटर कहेगा तो मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है जी, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और यहाँ पे जब डायनेमो की बात आई, डायनेमो, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा जी, विद्युत ऊर्जा में। आप इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है, 2023 के लिए ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया। तो मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आप एक क्वेश्चन बताइए कि विद्युत बल्ब परिवर्तित करता है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है जी। चलिए, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रकाश का वेग। ये तो हलवा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जी नहीं, मैंने कल ही आप लोगों को वीडियो में बताया था कि पहले आप लोग गलत ऑप्शन को छांटिएगा तो सही ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। नहीं ना होता है, नहीं होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पे कुछ आपको मिलता जुलता आ रहा है मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं ना होता है, जी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन नंबर सी है आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन डी है आभासी एवं सीधा। तो बताइए कि मानव नेत्र जो है यानी आँख है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देखते ही आंसर को टिक कर दीजिएगा वास्तविक एवं उल्टा, क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक तो बनता है लेकिन प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और मानव के कहाँ प्रतिबिंब बनता है आँख में, तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आंसर हो जाएगा रेटिना, ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। क्या जी, क्वेश्चन है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। आप क्वेश्चन को लिख लेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पानी में हवा की बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे वो काम करता है। किस तरह, उत्तल दर्पण के तरह, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस के तरह, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी तो अवतल लेंस, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो जब भी पानी में हवा का बुलबुला काम करेगा तो वो दर्पण की तरह तो कभी काम नहीं करेगा, तो आप दर्पण वाले ऑप्शन को पहले ही काट दीजिए। अब बारी आई लेंस की। किसकी बारी आई, लेंस की। वीडियो दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा कलम चलाने में मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि रात में आप लोग का ये एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर देख लें और ताकि याद भी कर लें, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको सही कर लें, ठीक है। आप लोग वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत परिश्रम कर रहा हूँ, तो आपको भी अपनी तैयारी के लिए परिश्रम करना है, ठीक है, क्योंकि आप अपने लिए पढ़ रहे हो, किसी और के लिए नहीं। तो आप टाइम दो और वर्क करो, ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, किसी औरों को नहीं। समझ में आ रहा है। अगर मेरी बातें अच्छी लगी आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैंने सबसे पहले बताया कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो सबसे पहले दर्पण के तरह, तो दर्पण वाला ऑप्शन देखते ही उससे आपको
तुरंत काट देना है उसको, क्योंकि दर्पण की तरह काम नहीं करता। अब लेंस की बारी है, तो लेंस में जब भी काम करेगा तब अवतल लेंस की तरह। किस लेंस की तरह? अवतल, उत्तल की तरह नहीं। ठीक है। एक और बताइए कि रीडिंग लेंस के नाम से किस लेंस को जानते हैं? ठीक है, रीडिंग लेंस किस लेंस को कहते हैं? ठीक है। और क्वेश्चन है कि आप बताइए कि मोटर वाहनों में हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मैं दर्पण चैप्टर से 2 क्वेश्चन दे दिया, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा और अपने जो क्वेश्चन जहाँ लिख रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? हाइपर, हाइपर मतलब क्या हुआ? हाइपर अधिक, यानी तो निकट तो होगा नहीं, तो अधिक के लिए दूर का प्रयोग करेंगे तो दूर दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। देखिए प्यारे दोस्त, इसको कैसे आप याद रखिए। दृष्टि दोष से जब भी संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप बारीकी से बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा आपका नंबर्स दिला सकता है। निकट दृष्टि दोष, क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष क्या है जी? निकट दृष्टि दोष। इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए सबसे पहले हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष का एक और नाम है मायोपिया। क्या नाम है जी? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष का एक और नाम क्या है? मायोपिया। तो निकट, देखिए निकट, नी से निकट, 3 ऑप्शन, 3 जो है निकट, 3 अक्षर का है। इसका उपचार जो हो रहा है ना 4 अक्षर वाला से होगा। 3 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन किससे? 4 से। निकट अवतल। ठीक है। उसी तरह दूर, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाएगा? तो उत्तल। मैंने कहा कि 3 का संबंध 4 से, इसका 2 का संबंध किससे? 3 से। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से। ठीक है, इसका उपचार ऐसे किया जाता है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष को ही क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, याद रखिएगा। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? तो दूर दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष के लिए मैंने बताया मायोपिया। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन रहता है जरा दृष्टि दोष और एक है प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? द्विफोकसी। आगे भी क्वेश्चन इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर कितना जी? 21 का देखेंगे। निकट दृष्टि दोष, एक तरफ मिलान है और एक तरफ उपचार है। दृष्टि दोष हुआ है, एक तरफ उपचार है। तो आप बताइए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का दूर करने के लिए मैंने अभी क्या बताया? निकट दृष्टि दोष के लिए दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूर के लिए दूर, तो दू का संबंध 3 से, तो 3 अक्षर का इसमें देखिए तो कोई है? ए वाला है, तो 3 अक्षर का सीधे ले लीजिए, उत्तल। ठीक है, उसके बाद जरा दृष्टि दोष के लिए मैंने क्या बताया? जरा दृष्टि दोष के लिए मैंने बताया द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफोकसी। ठीक है, और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे है और यहाँ पे मिलान चिन्ह के लिए है, और कुट का प्रयोग इधर किया गया। देखिए दिखाई दे रहा है ना। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष का, निकट दृष्टि दोष जो है वह अवतल लेंस, यानी ए का 4 नंबर, ए का 4 नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, तो ए नंबर गलत, बी नंबर गलत। अब बचा सी और डी। तो सी और डी में देखिए, सी में भी 4 है, एक का, ए का 4 नंबर है और डी का 4 नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष बी नंबर में है और बी नंबर का आंसर ए है। बी का आंसर ए, तो बी का आंसर 1, तो बी का आंसर 3 में तो यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ 1 है, तो इसी से हमारा पकड़ में आ जाएगा, तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है जी, आंसर डी इसका सही हो जाएगा। बाकी मिलान करने की आपको ज़रूरत नहीं, आप मिलान करिए और यहाँ से कूट का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि तारे टिमटिमाते हैं। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का कारण होता है जी। किसका कारण होता है? अपवर्तन। परावर्तन के कारण नहीं होता है, ध्रुवण के कारण नहीं होता है, और प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? तो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया कि एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं। ये अभी पेज आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बताया था कि एक एंगस्ट्रम में क्या होता है। ये एंगस्ट्रम का चिन्ह होता है, एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर। आप याद रखे होंगे तो एक क्वेश्चन आप ऐसे ही बना देंगे। एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। कह रहा है कि निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसका? आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर है 24। कितना जी? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप बताइए कि क्या होगा। ऑप्शन ए है बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन और जॉन डाल्टन। तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो ऑप्शन नंबर सी दो हो गया, तो इसको ऑप्शन नंबर डी कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा जी? ऑप्शन नंबर डी, यानी जॉन डाल्टन। ठीक है, आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? किसका जी? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है। तो क्लोरीन क्या है? क्लोरीन क्लोरीन जो है, क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है ना, क्लोरीन की परमाणु संख्या वो होती है 17। कितनी होती है? Cl17। ठीक है, तो इसको अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ना है। तो 2, 8 और 7 पहली कक्षा फुलफिल होती है, दूसरी कक्षा फुलफिल और तीसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन कम है। 8, 2, 10 और 7 17। ए हो गया क्लोरीन की परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखते हैं ऑप्शन 2, 7, 8। पहले 2 भर गया है, 7 अभी खाली है, अधूरा है, और 8, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2, 8, 7, 2, 8, 7 देखिए तो इसमें मिल रहा है, तो मैंने बनाया 2, 8, 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 8, 7। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कॉस्टिक सोडा होता है NaOH। इसको ही बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। 1 मिनट, फ्लैश बंद हो चुका है, बैटरी लो हो जाने के कारण से फ्लैश लो हो गया। आप ऐसे ही देखिए, ठीक है। NaOH इसको कहते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। और एक कॉस्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। तो आपसे पूछा गया है कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। NaHCO3 क्या होता है? NaHCO3 ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं जी? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के नाम से किसे जानते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जानते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है एक खाने वाला सोडा होता है। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। बहुत प्यारा सा वीडियो है, और उसमें धोबिया सोडा का भी मैंने क्वेश्चन डाल रखा है। धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2। क्या होता है जी? Na2CO3 इंटू 10H2, ये धोबिया सोडा होता है। और विरंजक चूर्ण क्या होता है? तो CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण का होता है, ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक चूर्ण का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी में निम्न में से कौन सा सबसे भारी धातु है या भारी है? तो ऑस्मियम सबसे भारी है। क्या है? ऑस्मियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो मोती किसका बना होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्जिलेट, जी गलत है। ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ये भी गलत है। और ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट,
क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यही बना होता है, इसका सूत्र होता है CaCO3। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और एक है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, वो बुझा हुआ चूना का बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ठीक है, बैटरी मोबाइल का लो हो गया है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा आप लोग को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो पूरा ऑप्शन का एनालिसिस मैं करता। कह रहा है कि मानव अस्थि का मुख्य तत्व कौन सा है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस का, लेकिन इसमें भी पूछा है मुख्य। आप इसलिए मैं कहा कि बारीकी से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो मुख्य रूप से ये बना होता है तो अधिकतम फास्फोरस की मात्रा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, कशिश का तेल यानी आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। आयल ऑफ विट्रियोल के नाम से किसे जानते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं आयल ऑफ विट्रियोल। क्या कहते हैं, HCl, जिसका HCl इसको कहते हैं आयल ऑफ विट्रियोल, कशिश का तेल। ठीक है, सॉरी, ये आपको 29 में आपको मैंने क्या बताया, 29 में भी बताया, और 30 में इसको नहीं बोलते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे सी, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। आयल ऑफ विट्रियोल के नाम से किसे जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है अम्लों का राजा होता है, और इसका सूत्र H2SO4 क्या होता है जी, H2SO4। ठीक है, और सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, H2SO3 को सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। ठीक है, आप लोग देख लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।